नमस्कार, मैं रविश कुमार। ट्विटर पर पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ अश्लील हमलों को देख रहा था। एक महिला पत्रकार की बातों से 100 असहमतियां हो सकती हैं तो उसे दर्ज करानी चाहिए, लेकिन उसके महिला होने और मुस्लिम होने को लेकर जिस तरह की अश्लील बातें कही गईं वो शर्मनाक है। 26,000 से अधिक ट्वीट किए गए केवल गाली और धमकी देने के लिए। दुनिया भर के पत्रकारों के संगठनों ने इसकी निंदा की है। यह सब कौन कर रहा है? क्या इस तरह की अश्लील बातों को लिखने के बाद भी नौजवानों को नहीं लगता कि यह भाषा गुंडों की है, विश्वगुरु की नहीं हो सकती? भले ही रेलवे की भर्ती परीक्षा को लेकर सड़क पर उतरे इन छात्रों में से कोई इस तरह की हरकत में शामिल ना हो, लेकिन नफरत की हवा का नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ रहा है। नफरत की राजनीति में सीधे शामिल होने या साथ खड़े होने के कारण नौकरी के इनके आंदोलन को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो राजनीति भी नहीं जिसकी चपेट में आकर ये नफरत की सुरंग में धकेल दिए गए हैं। रेलवे की भर्ती परीक्षा में 1 करोड़ से ज्यादा छात्र फॉर्म भरते हैं। इस संख्या ने सरकार को भले थोड़े समय के लिए डरा दिया हो, लेकिन इसके बाद भी 3 साल से यह परीक्षा नहीं हुई है और रेलवे की यही एकमात्र परीक्षा नहीं है। हर किसी को भरोसा हो गया है कि ये नौजवान नफरत में ही रहेंगे, नौकरी मांगने लायक नहीं बचेंगे। राज्यसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया है कि केंद्र सरकार में मार्च 2020 तक 8,72,000 से अधिक पद खाली हैं। अगर मीडिया 1 महीने तक रोज इसका कवरेज कर दे तो 8.25 लाख नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी 3 महीने के भीतर। लिख कर दे रहा हूं। इतनी सरकारी नौकरी होते हुए भी सरकार नहीं दे रही है। भर्ती परीक्षा निकाल कर पूरी नहीं कर रही है। उल्टा नौजवानों को उपदेश दिया जा रहा है कि अपना रोजगार कीजिए, दूसरों को नौकरी दीजिए। इन दिनों नौजवान लुटे पिटे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी अपने ने जेब काट ली है और जेब कतरे का नाम नहीं लिया जा रहा है। नफरत से निकलने के लिए इन्हें 100 झूठ से लड़ना होगा और इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए ईमानदारी है, ना धीरज और ना किताबें खरीदने के लिए इनके पास पैसे। आज उसी नफरत के कारण जनता को भी इनकी मांगों पर भरोसा नहीं है। सरकार तो गंभीरता से नहीं ही लेती तो पिछले 7 साल में अलग अलग राज्यों में इन नौजवानों ने असंख्य परीक्षाओं को लेकर असंख्य आंदोलन किए हैं। उसका कोई नतीजा भी निकलता। सब इसी भरोसे हैं कि चुनाव होगा तो जात या धर्म के नाम पर यह मजबूरी में वोट करेंगे ही। यहां तक कि जिस गोदी मीडिया से इनके परिवारों में नफरत का ट्यूशन जाता है वह भी इनकी चिंता नहीं कर रहा है। उनका भरोसा गलत भी नहीं है। ठीक 2 दिन बाद इस देश की जवानी की पोल खुल जाएगी जब ट्विटर पर गोडसे हमारा हीरो है ट्रेंड कराने वाले आएंगे। हर साल 30 जनवरी को कौन लोग होते हैं ये जो गांधी की हत्या पर जश्न मनाने आ जाते हैं कि हमरा गांधी जी के गोली मारल हो धमाधम। यह 30 जनवरी 2021 के दिन किए गए ट्वीट के कुछ नमूने हैं। इस दिन गोडसे को हीरो बताने वाले ट्वीट की भरमार हो गई। #नाथूराम गोडसे और #नाथूराम गोडसे अमर रहे ट्वीट होने लगा। गांधी की हत्या का जश्न 1948 में भी मनाया गया था और आज भी मनाया जा रहा है। जब समाज में हत्यारा नायक बनने लगे तो इसका मतलब है कि नरसंहार की तैयारी की जा रही है। ये लोग आसमान से नहीं आए हैं बल्कि घर समाज से आए हैं। एक नेता एक संगठन के समर्थक ही नहीं है बल्कि नेता और संगठन की तरफ से भी इन्हें संरक्षण मिलता है। गांधी से कांग्रेस के भीतर और बाहर भी लोगों ने असहमतियां रखी। दलितों ने भी असहमति रखी। गांधी से नफरत भी बहुतों ने की, हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी। लेकिन उनकी हत्या का जश्न मनाने वाले उस समय भी उसी सोच के थे और आज भी उसी सोच के। 2014 के बाद गांधी की हत्या को लेकर पब्लिक स्पेस में अब बहुत कुछ लिखा जाने लगा है समर्थन में। हत्या को जायज ठहराने के इशारे भी किए जा रहे हैं और साफ साफ कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर गांधी को गाली देने वाले लाखों की संख्या में भद्दे मीम फैला दिए गए हैं जिन्हें यहां दिखाना संभव भी नहीं। धमाधम 3 गो धमाधम 3 गो। 2023 में गांधी की हत्या के 75 साल पूरे हो जाएंगे। उनकी जयंती के 150 साल की तरह क्या ऐसा हो सकता है कि गांधी की हत्या के 75वें साल पर भी विशेष कार्यक्रम किए जाएं?
ताकि आज के नौजवानों को और नेताओं को हम नफरत के रास्ते पर जाने से रोक सकें। 150वीं जयंती के लिए स्वच्छ भारत का अभियान चला। गांधी की हत्या के 75वें साल में दिमाग से नफरत की सफाई का अभियान चलना चाहिए। नफरत की बात हो रही है, इसलिए गांधी की हत्या की बात हो रही है। जिस नफरत ने उनकी हत्या की, वो नफरत आज भी जारी है। आप भूल गए हैं, हम नहीं। 2020 का साल था और दिन 30 जनवरी का है। शाहीन बाग के आगे जामिया के छात्रों पर गोली चलाने वाला यह नौजवान खुद को राम भक्त कहने लगा। गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम का सरकारी नाम रामचंद्र था। बाद में गोडसे ने हैदराबाद की जेल के रिकॉर्ड में नाथूराम कर लिया। 30 जनवरी 2020 के दिन गोली चलाने वाला यह नौजवान कई महीनों बाद हरियाणा की एक महापंचायत में एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरती नारे लगाता हुआ पकड़ा गया। लोग तालियां बजा रहे थे। यह गिरफ्तार भी हुआ, अब जमानत पर है। इसलिए 30 जनवरी के मौके पर नौजवानों से सवाल होना चाहिए कि उनके मन में किसी से नफरत करते हुए नायक बनने का ख्याल कहां से पैदा होता है। क्या वे जानते हैं कि गांधी को किसने मारा, किस सोच ने मारा? बिहार के रसूल मियां का यह गीत फिर से सुनाने जा रहा हूं। गीत भोजपुरी में है तो यूपी बिहार के नौजवानों को समझ भी आ जाएगा। आपके लिए भी समझना बहुत आसान है। रसूल मियां इस गीत में यही पूछ रहे हैं कि उनके गांधी को कौन मार सकता है। 3-3 गोली मारने का काम किसने किया? चंदन तिवारी ने इस गीत की आत्मा को अपनी आवाज में हूबहू उतार दिया है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके ही घर में कई लोग नजर आने लगेंगे, इसलिए ध्यान से मत सुनिएगा। कि हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो। के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो। कल हुए आजादी मिला, आज चलल गोली। गांधी बाबा मारल गईले। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी, अगर आप में जरा भी विवेक है तो प्रज्ञा ठाकुर को आज ही दंडित करिए। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है। उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं करता हूं। देहाली के गली, धमाधम 3 गो। के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो। पूजा में जात रहले बिरला भवन में, दुश्मन बैठल रहा पाप लेके मन में। मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा। गांधी खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। बहुत चतुर बनिया था वो। के मन में अरे गोलियां चला के बना चाहल बली, गोलियां चला के बनल के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो। कहत रसूल सूर सबका के देके, कहत रसूल सूर सबका के देके,
कहाँ गईले मोर अनार के कली, धमाधम 3 गो के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो, धमाधम 3 गो, धमाधम 3 गो। हमारे नौजवानों को नफरत के रास्ते पर धकेला गया। वे जिन जिलों में पढ़ते हैं वहां के स्कूल कॉलेज रद्दी हो चुके हैं, रद्दी से भी रद्दी। डिग्री के लिए सरकार को फीस देते हैं और पढ़ाई के लिए कोचिंग वालों को। इस बीच में किताबों को पढ़ना, चीजों को लेकर सवाल करने का उनका अभ्यास, उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है। आज बिहार के नौजवान पूरे राज्य में एक ढंग का कॉलेज नहीं बता सकते, लेकिन जात और धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स में उनकी सक्रियता देखिए। इस राजनीति ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए। इस बर्बादी में उनकी भी सक्रिय भूमिका है और वो भी 100%। हिंदी प्रदेश के नौजवान अब केवल 2 चीजों पर गर्व करने लायक बच गए हैं। या तो अपने जात पर गर्व कर सकते हैं, या फिर दूसरे धर्म से नफरत करने के नाम पर अपने धर्म पर गर्व कर सकते हैं, या फिर 2-3 किताबें पढ़ सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। पेंगुइन से हाल ही में आई धीरेन्द्र कुमार झा की किताब नाथूराम गोडसे के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करती है। पैदा होते ही कई बच्चों के मर जाने के बाद जब विनायक राव और लक्ष्मी के चौथी संतान के रूप में एक लड़का हुआ, तो बुरी आत्माओं से बचाने के लिए इस संतान का लालन पालन लड़की के रूप में किया जाने लगा। लड़कियों के कपड़े पहनाए गए, उसके नाक में नथ पहनाई गई, जिसे पुकार का नाम नाथू हो गया। 1929 में अंग्रेजी में खराब नंबर आने के कारण मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गया। परिवार की आर्थिक तंगी से लड़ते हुए और अपने आप की खोज में नाथूराम विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आता है। गोडसे ने गांधी के आंदोलन में सक्रियता नहीं दिखाई। धीरेन्द्र ने लिखा है कि गांधी की विचारधारा उसे खींच रही थी, लेकिन सावरकर से मिलने के बाद वह दूसरी दिशा में खींचने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन एक राह पर चल पड़ा और वो राह थी हिंदुत्व की, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लगा, क्योंकि परिवार का खर्चा चलाने के लिए गोडसे को कुछ साल इटारसी में दुकान पर काम करना पड़ा और फिर कपड़ा सिलकर कपड़ा बेचने का काम भी करना पड़ा। मुस्लिम तुष्टीकरण के बोगस तर्कों के नाम पर गांधी के प्रति उसकी शुरुआती श्रद्धा जाती रही और वह मुसलमानों से नफरत करने की सोच पर चल पड़ा। गांधी की हत्या कर देता है। धीरेन्द्र कुमार झा की किताब के अलावा अशोक कुमार पांडे ने भी हिंदी में एक किताब लिखी है। राजकमल प्रकाशन से छपी इस किताब का नाम है उसने गांधी को क्यों मारा। आप अगर गांधी की हत्या के पीछे की सोच को कम मेहनत में जानना चाहते हैं तो जेम्स डब्ल्यू डगलस की किताब गांधी अकथनीय सत्य का ताप पढ़ सकते हैं। दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान ने इस पुस्तिका का प्रकाशन किया है। 30 जनवरी के दिन इन 3 किताबों का अध्ययन कीजिए और रसूल मियां को जवाब दीजिए कि किसने उनके गांधी जी को 3 गोलियां मारी। के हमरा गांधी जी के गोली मारल हो, धमाधम 3 गो। इस सवाल का जवाब आज भी हासिल किया जाना चाहिए कि गांधी की हत्या किसने की। इसका जवाब ही नौजवानों को नफरत की राह पर जाने से बचाएगा, तभी वे नौकरी की बात कर पाएंगे। हम एक और उदाहरण देना चाहते हैं कि कैसे धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति ने हमारे देश के युवाओं को हत्या की राजनीति की तरफ धकेला है, जिसके कारण कभी वे भीड़ बने तो कभी भीड़ को सही बताने के लिए खड़े होने लगे। मैं आज तक इस भीड़ को नहीं भूल सका। कहां तो इन नौजवानों को केंद्रीय सचिवालय और रेलवे की नौकरियां करनी थी, लेकिन इन्हें नफरत की नौकरी में लगा दिया गया। ये भीड़ बन गए और एक पुलिस अफसर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर देते हैं। राजनीति चाहती है ये नफरत करे, मैं चाहता हूं ये नागरिक बने। इस भीड़ के छटने से क्या होता है वो भी जरा देखिए। बुलंदशहर की इस भीड़ को आप प्राइम टाइम में कई बार देख चुके हैं। इस भीड़ ने 3 दिसंबर 2018 को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या की थी। हमारे सहयोगी समीर अली इस भीड़ में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार राहुल सिंह
और प्रशांत नट के घर जाते हैं। दोनों ही परिवार बहुत गरीब हैं। इनके घर बता रहे हैं कि किसी ने इनकी गरीबी का इस्तेमाल किया होगा। इतनी गरीबी में कोई नफरत का सामान कहां से जुटाएगा? जाहिर है उस घर में नहीं तो ऐसे कई घरों में नफरत के सामान पहुंचा दिए गए ताकि इनके बच्चे नफरत करें और मिडिल क्लास के बच्चे IIT की परीक्षा में लगे रहें। दोनों के परिवार 3 साल से अपने बेटों को बचाने के लिए वकील नहीं कर पा रहे हैं। इनके मां बाप कहते हैं कि भीड़ देखकर रुक गए थे मगर हत्या में शामिल नहीं थे। ऐसा दोनों ही लोगों के परिजनों का मानना है। जेल में बंद एक आरोपी प्रशांत नट की 2010 में शादी हो गई थी। पत्नी सोनम कहती हैं कि पति ने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, गांव की संगत और लोगों की बातों में आ गए और भीड़ देखने खड़े हो गए, उसी की सजा मिली है। यह मामला इस वक्त कोर्ट में है। मुमकिन है हत्या में यह आरोपी शामिल ना हो, लेकिन जो भीड़ बनी थी वो तो हत्या की जिम्मेदार थी। हम इसी भीड़ की बात कर रहे हैं। इसके भीतर जिस सोच ने आग भरी, उसी सोच ने गोडसे को हत्यारा बनाया था। नहीं, सुबह के टाइम जाने वाले ही थे यहाँ से, तो सामान मम्मी कहने की थोड़ा बहुत सामान लिया, वो तेरी बुआ आ रही है, तो बस सामान लेने के लिए गांव में जा रहे थे वो सियाने। तो जाके देखा वहाँ गांव पे, तो जब तक सब चीज हो चुकी थी, हो रही थी, आग वाग सब लगी, वो तो भाग आया था। फिर सामान तो थोड़ी देर रुके थे वो, बस तुरंत ही आ गए थे 5 मिनट के अंदर ही घर ही। 5 मिनट के लिए मदद के लिए भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी। मैं NDTV से गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात आगे तक पहुँचाएं, मुझे कहीं न्याय मिले। मेरा बेटा निर्दोष है। इतने सालों में वकील तक नहीं कराया? नहीं जी, मैं कर पाऊंगा कैसे? पैसे की होती है वकील। मैं परिवार चलाना भारी है मुझे, छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं भैया, कोई समाधान नहीं मिल रहा। 4 साल है गए मेरे लड़का को, कोई कमाने वाला न खाने को न रहने को, बहुत परेशानी है, बहुत घर को चिराग बुझने को तैयार है। वकील तक नहीं हुआ है? नहीं भैया, वकील भी रोज बहका देते हैं। बताओ क्या करें? वकीलों को पैसा चाहिए, जब अपने पास पैसा नहीं है तो वकील ही बताओ क्या करेंगे? तुम वकील तो पैसे ही तो चले हैं ना। अदालत का जो भी फैसला आए, लेकिन आप इतना तो समझ सकते हैं कि अगर नफरत की राजनीति ने भीड़ नहीं बनाई होती तो आज राहुल और प्रशांत जिंदगी की दूसरी राह पर होते, जेल में नहीं। भीड़ के नाम पर बेकसूर फंसाए जाते हैं और कसूरवार बचाए जाते हैं। इस खेल से फायदा केवल राजनीति को होता है। हिंसा की सोच का विरोध ही गांधी की हत्या पर रखा गया मौन है। 2 मिनट के लिए रखे जाने वाले मौन का मकसद ही यही है कि हम आप जरा रुककर विचार करें कि तैश में क्या करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार में 8 लाख से अधिक पद खाली हैं। अगर नौजवानों ने नफरत का रास्ता छोड़ दिया और नौकरी की बात शुरू कर दी तो नियुक्ति पत्रों की बहार लग सकती है। आज बिहार बंद था, बहुत से छात्र इसमें शामिल हुए और बहुत नहीं भी हुए। समझने का प्रयास कीजिए। कल्पना कीजिए कि यूपीएससी की परीक्षा इस देश में 3-3 साल तक नहीं होती है। फॉर्म भरने के बाद IIT की परीक्षा का डेट 4 साल नहीं निकलता है। फॉर्म भरवा कर इन नौजवानों को हवा में छोड़ दिया जाता है। गनीमत है कि नफरत की चपेट में है, वरना जिस दिन ये नौकरी ना मिलने के आर्थिक कारणों को समझने लगेंगे और सवाल करने लगेंगे, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। गोदी मीडिया ने इनकी हिंसा को दिखाया। हिंसा गलत है ही, इनकी समस्या को कोई नहीं दिखाएगा। राजनीतिक दलों की हालत यह हो गई है कि जिस खान सर पर मुकदमा किया गया उसी से अपील करवानी पड़ी इन्हें कि छात्र आंदोलन में हिस्सा ना ले। केंद्र सरकार को कहना पड़ रहा है कि एक ही बार में परीक्षा होगी, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं कि 3-3 साल क्यों लगे। परीक्षा कब होगी? नियुक्ति पत्र कब मिलेगा? कोरोना में प्रधानमंत्री की रैली हो जाती है, रेलवे की परीक्षा नहीं होती। यही नहीं, ALP टेक्नीशियन की परीक्षा के छात्र भी मुझे लिख रहे हैं कि अलग अलग बोर्ड को बताइए कि सब कुछ पास होने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? यह समस्या राज्यों की नौकरियों में भी है, कांग्रेस की सरकारों में भी और बीजेपी की सरकारों में भी। हर राज्य को अपने खाली पदों की समय सीमा के भीतर भर्ती कर देनी चाहिए। चूंकि इस समय हर मामले में केंद्र सरकार ही खुद को महान और सफल बता रही है, तो सबसे पहले 8,72,000 से अधिक पदों को भरकर केंद्र सरकार को दिखाना चाहिए। हम लोग का जो डिमांड है सर, आज 7 लाख जो है 10 गुना जो रिजल्ट देने का जो RRB बोर्ड काम किया है, वो आज
10 गुना दिया है, 20 गुना देने का जो नोटिफिकेशन में हम लोग का है आज नहीं दिया। रेलवे बोर्ड ऑफिशियल नोटिस निकाली है कि अभी तक 5 साल में सिर्फ 1.5 से पौने 2 लाख तक के ज्वाइनिंग मिला है। एसएससी भी देखिएगा तो वही रेंज का है, यानी टोटल 5 साल में ये सरकार जो 4 लाख नौकरी दिया है, सरकारी नौकरी, और ये क्या बोल करके आई थी 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ गया आपका 2 करोड़ रोजगार? हमारे सहयोगी आलोक पांडे प्रयागराज के उन लॉज में गए जहां छात्र नौकरी का सपना देख रहे हैं, भर्ती का इंतजार करते हैं, भर्ती नहीं आती और आती है तो भर्ती पूरी नहीं होती। ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं पहले या बाद में कि कोई कोर्ट चला जाए, मामला लटक जाए। इन छात्रों के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? जाति और धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नौकरियों को लेकर फिक्र, एक आंदोलन शुरू हुआ और मंगलवार को पुलिस की बेरहमी भी देखने को मिली। फौरन 6 पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया गया। प्रयागराज देश के बड़े कोचिंग हब्स में से एक है, जहां 500 से ज्यादा कोचिंग संस्थान हैं, जिनमें लाखों छात्र पढ़ते हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र गरीब घरों से हैं, लेकिन असली मुद्दा नौकरियां देने में देरी से जुड़ा है। 26 साल के शिव बहादुर सरोज प्रतापगढ़ के एक सीमांत किसान के बेटे हैं और 6 भाइयों में सबसे छोटे हैं। 2013 से वो प्रयागराज के एक लॉज के इस कमरे में रहते हैं। पहले बीए पास की, फिर बीएड और अब सरकारी नौकरियों के इम्तिहानों के लिए कोचिंग कर रहे हैं। इसके पहले सर टेट भी होना था, जैसे टेट 28 नंबर को हुआ था, तो टेट 28 नंबर को हुआ था, तो हम लोग मतलब सर ऐसा लगा कि चलो टेट अगर 28 नंबर को हो जा रहा था, चुनाव से पहले कम से कम हम लोग को सुपर टेट में बैठने का मौका मिल जाएगा। सुपर टेट मतलब इससे आगे, हाँ, इससे आगे टेट से आगे वाला एग्जाम होता है कि अगर आप सुपर टेट क्रॉस कर गए तो आप एक टीचर बन गए, आप एक प्राइमरी के लिए टीचर आप बन गए। तो सर हम लोग की एक आशा थी, तो इसमें सर 28 नंबर पेपर होना था। सर पेपर मतलब हम लोग जैसे इंटर ही किए, जैसे कि 15 मिनट या 20 मिनट पहले भी हम लोग को अनाउंस हो गया, नहीं आपको पेपर कैंसिल हो गया। 22 साल के देवेश यादव के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं। देवेश 2019 से प्रयागराज में है। उनका फोकस आईएएस और राज्य सिविल सेवा की परीक्षा पर है। एयरफोर्स में जाने के लिए हाल की एक परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए। चुनाव आते हैं तभी नौकरी की बात भी होती है और लोग बड़े बड़े वादे कर जाते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद सीधा मुकर जाते हैं कि हम इतनी वैकेंसी देंगे और वैकेंसी कुछ होती नहीं है सर। आती हैं बस कागजी रहता है कि हाँ वैकेंसी आई है। पुलिस, बैंक और रेलवे की नौकरियों की कोचिंग के लिए प्रयागराज में मशहूर इमरान सर का कहना है कि भर्ती की प्रक्रिया में देरी एक बड़ा मुद्दा है। स्थिति समझिए, अगर जैसे हमने 40,000 सिपाही की वैकेंसी निकाली और 40,000 सिपाही की वैकेंसी का मतलब है कि एक वैकेंसी की एक फॉर्म के लिए 100 रुपए हमने लिया, 40 लाख लड़का डालेगा। 40 लाख लड़का डालेगा मतलब कि 40 लाख से 100 से गुणा कर देंगे तो एक बड़े पैमाने पैसा सरकारी राजस्व में जाकर भर्ती हो जाएगा, जमा हो जाएगा सर। उसके बाद हमने उसको विज्ञप्ति निकाल दी। विज्ञप्ति 2017 से आते आते सर 2021 हो जाती, 2022 हो जाती, विज्ञप्ति ही नहीं आती। बीजेपी के कई समर्थक सोशल मीडिया पर स्वतंत्र संगठन CMIE के डेटा के हवाले से दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 2017 में अखिलेश यादव के वक्त 17.5% थी, जो अब घटकर 4.2% रह गई है। CMIE का डेटा ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बेरोजगारी की दर 4.9% है, जो बीजेपी के सत्ता में आने से ठीक पहले जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान 3.8% थी। नौजवानों के बीच बेरोजगारी की दर जनवरी से अप्रैल 2017 में करीबन 7% थी, जो मार्च से अगस्त 2021 के दौरान 13.34% हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष के पास तो अब चूंकि आग भड़काने के अलावा और कोई दूसरा विषय नहीं। आप देखेंगे विपक्ष का जो आचरण रहा है पूरी तरीके से नकारात्मक रहा है। हर जगह आग में घी डालने का काम किया है। प्रयागराज की इन सकरी गलियों में कई हॉस्टल चलते हैं, जहां बच्चे कोचिंग और एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। उनका अपने नेताओं से बस यही कहना है कि ऐसे वादे मत करिए जिस पे आप अमल ना कर पाएँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक टाइम बाउंड प्रोसेस पे अमल करिए, एक टाइम बाउंड प्रोसेस रखिए। प्रयागराज से नितिन गुप्ता और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।
उम्मीद है 30 जनवरी को जब ट्विटर पर कुछ लोग और बहुत से लोग गोडसे को हीरो बता रहे होंगे, तब आप अपने अपने घरों के नौजवानों को समझा रहे होंगे कि नाथूराम की तलाश मत करो, नौकरी राम की तलाश में निकलो। हत्यारे को हीरो बनाओगे तो जेल जाओगे, गोदी मीडिया देखोगे तो नफरती बन जाओगे, प्राइम टाइम देखा करो डॉक्टर बन जाओगे। 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया है कि 1 मार्च 2020 तक केंद्र में 8,72,000 से अधिक पद खाली हैं। तय कर लीजिए, नौकरी चाहिए या नफरत, और आप ब्रेक ले लीजिए। मध्य प्रदेश में हरदा के किसान ने 8 करोड़ रुपए का टमाटर बेचने का दावा किया है। इंटरव्यू लेने उसके घर पहुंच गए कृषि मंत्री, क्योंकि वो उनका गृह जिला है। लेकिन दूसरे कई जिलों में किसान पपीता और टमाटर की फसल लेकर बैठे हैं, दाम नहीं मिल रहा है। यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए तो आपको मतलब उसमें लागत आई, लेकिन 7-8 करोड़ की फसल हो जाएगी आपके। तो कुल मिला के आपकी 150 एकड़ में आपने जो टमाटर, 70 एकड़ में, 60 एकड़ में मिर्ची और 30 एकड़ में आपने अदरक लगाया है, शिमला मिर्ची और शिमला मिर्ची भी है। कुल मिला के लागत भी अच्छी आती है, लेकिन क्योंकि बड़े किसान हैं, परिवार संयुक्त है आपका और रिस्क लेके आपने किया। कितने साल से कर रहे हैं ये फसल? मेरे को करीबन होगा 12 से 14 साल। ये है मधु धाकर जी, ग्राम सिरकम्बा के, जिन्होंने अपनी खेती का पूरे पैटर्न बदल दिया। 10-12 साल से ये मिर्ची, टमाटर, शिमला मिर्च और अदरक और मूंगफली भी लगाई थी। मैंने आप क्या लेगा, मैंने भी मूंगफली भेजी आपको लेके। तो ये हमारे किसानों के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा स्रोत है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सिरकम्बा गांव पहुंचकर मधुसूदन धाकड़ का इंटरव्यू लिया। 60 एकड़ में मिर्च, 70 एकड़ में टमाटर और 30 एकड़ में अदरक लगाकर इन्होंने गेहूं, सोयाबीन जैसी फसलों को छोड़ दिया। इस साल अकेले 8 करोड़ रुपए टमाटर से कमाए। मंत्री जी का इंटरव्यू सुर्खियों में आया। वैसे हरदा मंत्री जी का घर है, खरगोन जिले के वो प्रभारी मंत्री हैं। सो खरगोन में टमाटर के किसानों को क्या मिल रहा है, सुनिए। भाव सर, ये अपने विदेश के बाहर माल नहीं जा रहा है, इसलिए इसका भाव दब रहा है यहाँ, और 20% भी भाव नहीं है। खर्चे में घाटे में जा रहे हैं किसान। जी मंत्री जी, अपने घर करोड़पति किसान का इंटरव्यू लेने तो पहुंचे, लेकिन कई जिलों में टमाटर के कैरेट का भाव 80 से 90 रुपए है। झाबुआ के रायपुरिया में तो कम कीमत से परेशान होकर किसानों ने टमाटर खेत में सड़क पर फेंक दिया। खरगोन में पपीता 3 से 4 रुपए किलो बिक रहा है। मुनाफा तो दूर की बात है, फसल की लागत भी नहीं मिल पा रही है। उत्पादन तो अच्छा हुआ है, पर यहाँ कम रेट में बिक रहा है मार्केट में। यहाँ थोक में 4 रुपए ना 5 रुपए किलो मांगते हैं अपनों से। मंत्री जी ने टमाटर बेचकर करोड़ों कमाने वाले किसान से सवाल पूछे, सुनकर अच्छा लगा। शायद किसानों को प्रोत्साहन भी मिला होगा। लेकिन कुछ सवाल तो मंत्री जी से भी बनते हैं कि साल 2018 में केंद्र ने ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज पर 50% अनुदान की बात कही, तो ऐसा क्यों है कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य से अब तक इस मामले में सिर्फ 15 प्रस्ताव ही केंद्र को भेजे गए। खरगोन से आसिफ, झाबुआ से सचिन और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।